हेलो एवरीवन। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हमारी काफ़ी टाइम बाद मतलब काफ़ी दिन बाद हमारी क्लास हो रही है। थोड़ा सारे स्वास्थ्य ठीक नहीं था। आज थोड़ा ठीक है, तो आज हम अपनी क्लास कंटिन्यू रखेंगे। हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए थे। आज हमारा तीसरा चैप्टर शुरू होगा। ठीक है, और तीसरा चैप्टर हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। समझो पहले, तीसरा चैप्टर है हमारा जो शुरू होगा आज। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण युग्म। सबसे पहले तो समझो कि चैप्टर में क्या क्या होने वाला है। देखो, अगर आप इसे ध्यान से पढ़ोगे तो चैप्टर है हमारा दो चर वाले, यानी कि जो आपकी इक्वेशन होगी, समीकरण होगी, उसमें हमें कितने चर देखने के लिए मिलेंगे? 2 चर मिलेंगे। ठीक है, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने एक समीकरण लिखी x प्लस वाई -3 = 0। तो इसमें आपको 2 चर पद मिले देखने के लिए। कौन कौन से? एक x और दूसरा y। तो इस चैप्टर में जो हमें समीकरण मिलेंगी उनमें कहीं ना कहीं 2 चर जरूर होंगे। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्लियर बात समझ में आ गई? या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लो 4x + 5y + 10 = 0। अब भी इसमें देखो, एक चर x हो गया और दूसरा चर आपका y हो गया। तो इस चैप्टर नंबर 3 में जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें कहीं ना कहीं हमें 2 चर देखने के लिए मिलेंगे समीकरणों में। आगे बात समझ में क्लियर? जी। अच्छा, चैप्टर जो हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को सोल्व करने से पहले कुछ मुख्य बातें हैं, वो मैं आपको लिखवाता हूँ। ठीक है, बहुत काम आने वाली है, स्पेशली पहली एक्सरसाइज में 3.1 एक्सरसाइज। ठीक है, आज थोड़ा फिर भी बच्चों पढ़ाते हुए थोड़ा अजीब सा लगेगा आपको। उसके पीछे का रीजन है स्वास्थ्य अभी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना। ठीक है, चलो फिर। जो हमारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, उनकी जो समीकरण होगी, उनकी समीकरणों का जो व्यापक रूप होगा वो हमें कुछ इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। ध्यान से देखो, जैसे मान लो पहली समीकरण है वो लिखी हुई मिलेगी हमें कुछ इस तरह से, a1x + b1y + c1 = 0। इसे मानेंगे हम समीकरण नंबर 1। आ गई बात समझ में? ये 2 चर वाली जो रैखिक समीकरण है उसका मैं आपको एक व्यापक रूप लिख के दिखा रहा हूं कि आपको जो समीकरण होगी कुछ इस तरह से लिखी हुई मिलेगी। ठीक है, और दूसरी समीकरण होगी तो वो कैसे लिखी हुई होगी? मान लो a2x + b2y + c2 = 0। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। ठीक है जी। अच्छा, अब जब हम इनकी कंपेयर करेंगे, एक दूसरे की तुलना करेंगे, तो हमारे सामने कहीं ना कहीं 3 कंडीशन बन के आएंगी। अब वो 3 कंडीशन कौन कौन सी होंगी, तो उन्हें ध्यान से देखो आप। फर्स्ट कंडीशन है, यदि a1/a2 बराबर नहीं आए b1/b2 के, तब तब क्या होगा? रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी। तब रेखाएं
प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, या और क्या हो सकता है, और भी होगा भैया। इनके दरअसल क्या है, एक एक कंडीशन जो हमारी ये पहली कंडीशन अप्लाई हो रही है, इसमें तीन तीन फॉर्मूले बनेंगे और हम उन तीनों फॉर्मूले को एक साथ करके लिखेंगे ताकि आपके याद भी जल्दी हो। आ गई बात समझ में? अच्छा, तो दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, अगर आपका a1 बटे a2 बराबर नहीं आए b1 बटे b2 के, तब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। इसके साथ साथ आपके अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय का मतलब अद्वितीय हल होंगे यानी कि उसका कोई दूसरा हल नहीं होगा, केवल एक ही हल होगा। तो हम कह देंगे अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। ठीक है जी, चलो। अब एक चीज और आती है इसमें, वो क्या है, अब बात ये आती है कि बताना है हमें कि संगत है या असंगत है। तो हमेशा ध्यान रखो, जब जब हल निकलेंगे तो वो संगत होगी समीकरण। कैसी होंगी? संगत होंगी। तो भैया यहां हल निकल तो रहा है, अद्वितीय हल निकल रहा है ना, तो इसका मतलब ये कैसी होगी? संगत भी होगी। कैसी होगी? संगत होगी। ठीक है, जाओ दूसरी से सेकंड कंडीशन पर। अब सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन भी होनी चाहिए। तो भैया यदि यदि a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 के और बराबर हो c1 बटे c2 के, तब तब क्या होगा? तब भैया रेखाएं जो है हमारी वो समपाती होंगी। कैसी होंगी? समपाती होगी। तब रेखाएं समपाती होंगी। ठीक है, और क्या होगा? हल कैसे होंगे? अद्वितीय हल होंगे या कोई हल नहीं होगा या अनेक हल होंगे। तो भैया जब हमारे ये तीनों बराबर आ जाएं, a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 सारे बराबर आ जाएं, तो हमारे अनेक हल होंगे। कैसे हल होंगे? अनेक हल होंगे। तो भैया अनेक हल होंगे। ठीक है जी, चलो। अब बात आती है कि बताओ संगत है या असंगत है। तो मैंने आपको बताया कि अगर हल है तो समझ लो संगत है। तो हम कह देंगे कैसी होंगी भैया? संगत होंगी। संगत होंगी। अगर पूछे कि समीकरण संगत है या असंगत है तो भैया कैसी होंगी? संगत होंगी। चलो, अब आते हैं हम तीसरी कंडीशन पर। तीसरी कंडीशन क्या है? यदि a1 बटे a2 बराबर आ जाए b1 बटे b2 के और बराबर नहीं आए c1 बटे c2, तब क्या होगा? तब क्या होगा? तब भैया आपकी जो रेखाएं हैं वो समांतर होंगी। कैसी होंगी? समांतर होंगी। तब रेखाएं समांतर होंगी। क्लियर होगी बात? अच्छा, और क्या होगा? कैसे हल होंगे? अनेक हल होंगे या अद्वितीय हल होंगे या कोई हल नहीं होगा। तो जब भी आपका a1 बटे a2 और बराबर आ जाए b1 बटे b2 के और बराबर नहीं आए c1 बटे c2 के, तो ऐसी कंडीशन में आपका कोई हल नहीं होगा।
क्या होगा भैया, कोई हल नहीं होगा। क्लियर होगी बात? चलो आगे चलते हैं। अब बताना कि बताओ जो समीकरण है वो संगत होंगी या असंगत होंगी। तो भैया जब मैंने बताया था हल निकलेंगे तो समझ लो संगत होगी, और हल नहीं निकलेगा तो समझ लो असंगत होगी। तो भैया यहाँ देखो, हल निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, नहीं निकल रहा, तो इसका मतलब कैसी होगी, असंगत होगी। तो हम लिखेंगे भैया असंगत होगी। ठीक है जी। ये आपके वैसे तो 9 फॉर्मूले हैं, लेकिन मैंने इन्हें क्या काम करा, एक साथ एक दूसरे में ऐसे कनेक्ट करके ऐसे लिखे हैं ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। अब याद कैसे करने, अगर आपके सामने कंडीशन बन जाती है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तब जो रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी भैया, प्रतिच्छेद होंगी। और जब प्रतिच्छेद होंगी तो भैया उनके अद्वितीय हल होंगे, और जब अद्वितीय हल हैं इसका मतलब हो गया कि वो कैसी होंगी, संगत होंगी। क्लियर होगी? अच्छा अब आओ दूसरे वाले पे। दूसरी कंडीशन क्या है, यदि A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर है C1/C2 के, तब आपकी जो रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी, समपाती होंगी। कैसी होंगी भैया, समपाती होंगी। और हल कैसे होंगे, इनके अनेक हल होंगे, इनके बहुत सारे हल इनके होंगे। ठीक है, और जब बहुत सारे हल होंगे तो इसका मतलब कैसी होगी, संगत होगी जी। कैसी होगी, संगत होगी। ठीक है, चलो अब तीसरी कंडीशन पर जाओ। यदि A1/A2 बराबर आ जाए B1/B2 के और बराबर नहीं आए C1/C2, तब आपकी जो रेखाएं होंगी वो समांतर होंगी। कैसी होंगी, समांतर होंगी। अच्छा, और उनका कोई हल नहीं होगा। कैसा हल नहीं हो, कैसा हल होगा, कैसा भी हल नहीं होगा उनका। ठीक है, और जब हल ही नहीं होगा तो वो कैसी होंगी, असंगत होंगी। कैसी होंगी भैया, असंगत होंगी। अब बात आती है कि आपसे सवाल कहां से पूछेगा या कैसे पूछेगा। तो हमेशा ध्यान दो, जो आपको सवाल पूछेगा या तो केवल पूछेगा इन तीन में से कि बताओ रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं या समपाती हैं या समांतर है, या आपसे इनमें से नहीं पूछेगा तो फिर पूछेगा आपसे इनमें से कि बताओ रेखाएं के अद्वितीय हल होंगे, अनेक हल होंगे या कोई हल नहीं होगा। आई बात समझ में? चलो अगर इनमें से भी नहीं पूछा और इनमें से भी नहीं पूछा तो इसमें से पूछेगा। क्या पूछेगा कि बताओ संगत है या असंगत है। क्लियर हो गई बात? ऐसा नहीं है कि एक ही सवाल में तुमसे ये पूछ ले कि बताओ प्रतिच्छेद करती है, अनेक हल होंगे या नहीं होंगे, संगत है या असंगत, ऐसा नहीं। पूछेगा तो या तो इन तीनों में से पूछेगा, या फिर पूछेगा इन तीनों में से पूछेगा, या फिर पूछेगा तो इनमें से पूछेगा। आ गई बात समझ में? क्लियर हो गई बात? चलो उतारो ध्यान से। देखो भैया एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन, पहले खंड जो हमारा पहला खंड है, पहला खंड कहता है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफीय विधि से हल कीजिए। भैया ये जो हमें हल करना है वो ग्राफीय विधि से हल करना है। किस विधि से, ग्राफीय विधि से। मैं यहां लिख रहा हूं ग्राफीय विधि से। ठीक है, किस विधि से हल करना हमें, ग्राफीय विधि से। बहुत इंपॉर्टेंट विधि है एक तरह से देखा जाए, बच्चों को समस्या भी आती है सवाल सॉल्व करने में, तो ध्यान से सीखेंगे, बहुत बारीक तरीके से आप पढ़ेंगे। ठीक है, चलो देखो ध्यान से थोड़ा। क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, यानी कक्षा 10 में कुल विद्यार्थी कितने हैं, 10 है भैया, एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इस तरह के जो सवाल होते हैं जब हम उन्हें मानते हैं तो 2 या 3 तरह से हो जाते हैं, लेकिन हमें देखना है कि चैप्टर
कौन सा है। अगर द्विघात समीकरण में आता तो हम इसी सवाल को अलग तरीके से कर सकते थे, लेकिन चैप्टर है हमारा तीसरा, और चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो हमें ये अलग तरीके से करना है। कैसे करना है ध्यान से देखो, हल करो। माना लड़कों की संख्या बराबर x, माना लड़कियों की संख्या बराबर y। ठीक है जी। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। इसमें दो प्रश्न बन रहे हैं। एक तो पहला प्रश्न, प्रथम प्रश्नानुसार। अगर हम पहले प्रश्न के अनुसार जाएं तो पहला प्रश्न कह रहा है कि कक्षा में कुल 10 विद्यार्थी हैं। अच्छा, जब टोटल 10 विद्यार्थी हैं, लड़के कितने मान लिए हमने x, और लड़कियां कितनी मानी है y, तो मैं ये कह सकता हूं कि x और y दोनों को जोड़ूं तो इनकी संख्या कितनी है 10 है। कितनी है भैया 10 है। इसे मानो आप समीकरण नंबर 1। ठीक है, आ जाओ अब द्वितीय प्रश्नानुसार। द्वितीय प्रश्नानुसार दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। सवाल कह रहा है कि भैया लड़कियों की जो संख्या है, लड़की कहाँ है y, जो लड़कियों की संख्या है u जो है हमारी लड़कों की संख्या से 4 फालतू है। कितनी फालतू है 4 फालतू है। क्लियर होगी बात। इसे मान लो आप इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2। ठीक है। अच्छा, हमें करना है ग्राफीय विधि से हल। तो ग्राफीय विधि में हमें निकालने हैं बिंदु। क्या निकालने हैं बिंदु। तो पहले बिंदु निकाल लेते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 से। ठीक है। समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 है हमारी x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है। अब बिंदु निकालने हैं हमें, तो कैसे निकालने हैं ध्यान से देख लो बिल्कुल। एक तरफ तो लिख लो आप x और एक में लिख लो y। ठीक है। एक बार हमें क्या करना है, सबसे पहले x का मान 0 मान लेते हैं। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 मानूंगा, अगर मैं इस x की वैल्यू 0 मानूंगा तो y का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है। आपके क्या करना है, इस बार y का मान 0 मान लो। अगर मैं y का मान 0 मानूंगा तो x का मान, अगर ये 0 हो गया तो x बराबर कितना आएगा 10 आएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां से जो बिंदु आए, बिंदु हमारे आए 0,10, 10,0। पहले लिखते हैं x वाला, फिर y वाला, फिर x वाला और फिर y वाला। ठीक है। चलो अब दूसरी वाली समीकरण देख लो। अब इस वाली को देखो, ये वाली दूसरी समीकरण क्या है, y बराबर x प्लस 4। अब इससे निकालो बिंदु। x और y। अब क्या x बराबर 0 मानो। अगर मैं x बराबर 0 रखूंगा
x बराबर 0 माना तो y का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब अगर मैं y बराबर 0 मानूं इस बार, y बराबर 0, तो यू कुछ इस तरह से बन जाएगा। अगर y बराबर 0 मानूंगा तो 0 बराबर x प्लस 4, 4 इधर प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का, यानी -4 बराबर x। तो x का मान कितना आएगा, -4। कितना आएगा, -4। तो हमारे जो बिंदु आएंगे यहां से, बिंदु जो आए हमारे 0,4, 0,4 और कोमा -4,10, -4, सॉरी 0, 10 नहीं 0। तो अब हमें 4 बिंदु मिल गए हैं भैया। इस वाली समीकरण से भी हमें 2 बिंदु मिल गए, 0,10 और 10,0। और हमें इस वाली समीकरण से भी बिंदु मिल गए हैं, बिंदु मिले 0,4 और -4,0। ठीक है। अब हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनेगा वो देखो ध्यान से। तो कुल मिलाकर मैं एक बार ये भी कह सकता हूं कि हमारे पास जो कुल बिंदु हुए हैं, तो हमारे पास जो टोटल बिंदु हुए हैं वो बिंदु हो गए हैं, एक तो 0,10, 10,0 और भैया 0,4 और -4,0। इन बिंदुओं से हमें ग्राफ बनाना है। देखो ध्यान से ग्राफ खींच लेते हैं। यह है आपका x अक्ष, x अक्ष। यह है आपका x डैश अक्ष। यह आपका y अक्ष। और यह है आपका y डैश अक्ष। ये होता हमारा 0, 0,0 पॉइंट, जो ये वाला होता है। अब हमें ये देखना है कि बिंदुओं में जो मैक्सिमम अंक है वो क्या है, 10 है। तो हमें जो इनके लाइनिंग करनी किसी न किसी तरह से 10 तक होनी चाहिए। तो मैं एक काम कर लेता हूं कि जो हमारे पास बिंदु दिए हैं ये कहीं ना कहीं 2 के मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, तो मैं 2 के गैप से मान लेता हूं। तो एक काम कर लेता हूं मैं, यहां मान लेता हूं मैं 2, 4, 6, 8, 10, 12। इधर भी मान लो ऐसे ही, 2, 4, 6, 8, 10 और यहां हो जाएगा 12। इनमें भी मान लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 और यहाँ हो गया हमारा 12। 2, 4, 6, 8, 10, 12। ये जो संख्याएं आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से भी लिख सकते थे, लेकिन जगह ज्यादा भरती इसलिए मैंने 2 के गैप से मान ली। ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ मेन बात जो है। पहले बिंदु पे ध्यान दो। पहला बिंदु है 0,10। अब जो शुरू वाला होता है बिंदु में, ये तो होता है x, भुज बोलते हैं इसको, भुज, और बाद वाले को बोलते हैं कोटि। और जो भुज जो होता वो x अक्ष पर बनता है। कहां बनता है, x अक्ष पर। और जो कोटि होती है वो बनती है हमारे y अक्ष पर। ठीक है। तो इसमें देखियो x अक्ष पे कितना है, 0। x अक्ष पे 0 का मतलब है कि हमें कहीं नहीं जाना, यह है कि यहीं रहना है। और y अक्ष पे कितना है, 10 है। y अक्ष पे कितना है, 10। तो y अक्ष पे जाएंगे हम 10। ये रहा, ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय है और ये चतुर्थ। जो आपका प्रथम चतुर्थांश होता है ये हमारा प्लस प्लस होता है। जो द्वितीय चतुर्थांश होता है वो हमारा माइनस प्लस होता है।
जो तीसरा चतुर्थांश होता है वो होता है हमारा माइनस माइनस होता है, और जो चतुर्थ चतुर्थांश होता है वो हमारा प्लस और माइनस होता है। ठीक है, तो भैया दोनों बिंदु प्लस प्लस के थे हमारे, मतलब जो बिंदु था उसमें जो अंक लिखे हुए दोनों प्लस के हैं, तो इसलिए प्रथम चतुर्थांश में बनेगा। ठीक है जी, अब आ जाओ आप दूसरे वाले पे। एक्स अक्ष पे कितना जाना है 10 और वाई अक्ष पे 0, तो एक्स अक्ष पे कितना जाना है 10 और भाई साहब वाई एक्स पे नहीं जाना। वाह, ये हमें बिंदु मिल गए, इन्हें हम मिला देंगे, इसे यहां से इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ आप इस वाले पे। एक्स अक्ष पे कितना जाना है 0, यानी कि कहीं नहीं जाना, हमें यहीं रहना है, और वाई एक्स पे कितना जाना है 4, तो वाई एक्स का हमारा ऊपर, तो हम आ गए यहां। अब देखो ध्यान से, -4, 0 यानी कि शुरू वाला माइनस है और बाद वाला प्लस है, तो कौन से कहां बनेगा, यहां द्वितीय चतुर्थांश में। दूसरा चतुर्थांश हमारा पहला वाला माइनस और बाद वाला प्लस में होता है, तो हमें एक्स अक्ष पे 4 जाना। अब हमें यहां नहीं जाना, अब हमें इस वाले एक्स अक्ष पे जाना है, क्योंकि काय में दिया है एक्स की वैल्यू, माइनस में दी है, तो कैसी दी है माइनस में, तो हमें आना है यहाँ। और वाई एक्स का है इसका, वाई एक्स पे 0, तो हमें कहीं नहीं जाना। अब आप इन्हें मिला दो, जब हम इन्हें मिलाएंगे इस तरह से, मेरे पास स्केल नहीं है, स्केल होती है बिल्कुल ठीक मिलता, इस तरह से मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं जाके एक हमें यहां पर बिंदु मिल रहा है। क्या मिल रहा है, बिंदु मिल रहा है, और जो बिंदु हमें यहां मिलेगा वही हमारा आंसर होगा। तो अब आप ध्यान से देखो, ये मिलकर आ गए यहां, और ये जो बिंदु बना है, इस बिंदु पर अगर आप ध्यान देखो तो ये बिंदु हमारा यहां आ रहा है, यहां, और नीचे देखोगे आप तो कुछ यहां आ रहा है। अब आप अगर ध्यान से देखो तो जो एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पे 2 के और 4 के बीच में आ रहा है, तो कहां आ रहा होगा 3 पे आ रहा होगा, तो मैं कह सकता हूं कि एक्स का मान है 3। और वाई एक्स पे देखो 6 से ज्यादा है और 8 से कम, तो कहां आ रहा होगा 7 पे आ रहा होगा, यानी कि 3,7। तो हमें जो बिंदु मिला है वो कितना मिला है 3,7, और 3 जो वैल्यू है ये किसकी है एक्स की, और जो 7 वैल्यू है किसकी है वाई की। तो हम फाइनली कह सकते हैं, अतः लड़कों की संख्या, अतः लड़कों की संख्या क्या मानी थी हमने x, और भैया x की वैल्यू कितनी आई है 3, अतः लड़कियों की संख्या क्या मानी थी y, और y की वैल्यू कितनी आई है 7। ये हमारा आज ये था आपका ग्राफिया विधि से हल। ठीक है, कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो जरूर वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि हमारी सारी जो भी आने वाली वीडियो है आप तक टाइम टू टाइम आपके पास तक पहुंच जाए। ठीक है, तो ये आपका ग्राफिया विधि से 3.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन था। कैसा लगा आपको सवाल, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना कि आपको क्लास अच्छी लगी है कैसे। ठीक है, चलो उतारो, इसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा, एक और है। देखो भाई सेकंड क्वेश्चन देखो, हमारा सेकंड क्वेश्चन है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, यानी कि 5 पेंसिल है और 7 कलम है, अगर उनका मूल्य है 50 रुपए, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए। इस बार क्या है, पेंसिलों की संख्या 7 है और कलमों की संख्या 5 है, तो हमें कितने रुपए देने पड़ रहे हैं 46 रुपए। तो हमें बताना है कि एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य क्या होगा। ठीक है, देखो ध्यान से, और इसका भी हल जो हमें करना है वो ग्राफिया विधि से करना है। किस विधि से करना है भैया, ग्राफिया विधि से।
ठीक है, चलो ध्यान से, माना एक पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य बराबर x, माना एक कलम का मूल्य बराबर कितना y। ठीक है, अब आ जाओ प्रथम प्रश्नानुसार। प्रथम प्रश्नानुसार तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा भैया 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। अच्छा एक बात बताओ, एक पेंसिल का मूल्य कितने रुपए है? x रुपए, और मैंने कितनी पेंसिल ली? 5। तो जब एक पेंसिल मुझे x रुपए की मिल रही है तो 5 पेंसिल कितने की मिलेंगी? 5x की मिलेंगी, सीधी सी बात है। कितने की मिलेंगी? 5x की, प्लस और साथ में मैं क्या खरीद रहा हूँ? कलम। अब एक बात बताओ, एक कलम का मूल्य कितना है? y रुपए। जब मुझे एक कलम y रुपए की मिल रही है और मुझे कितनी कलम खरीदनी है? 7, तो 7 कलम कितने रुपए की हो जाएंगी? 7y की हो जाएंगी। कितने की हो जाएंगी? 7y। और ये जो टोटल रुपए हो रहे हैं, ये कितने रुपए हो रहे हैं? 50 रुपए। कितने हो रहे हैं भैया? 50 रुपए। इसे मानो आप समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब आ जाओ आप द्वितीय प्रश्न अनुसार। द्वितीय प्रश्नानुसार दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? इस बार, पिछली बार हमने 5 तो पेंसिल खरीदी थी और 7 कलम खरीदे थे। इस बार उल्टा कर देंगे, इस बार हम 7 पेंसिल खरीदेंगे और 5 कलम खरीदेंगे। तो भैया जब मैं एक पेंसिल x रुपए की खरीद रहा था तो 7 पेंसिल कितने की खरीदूंगा? 7x की खरीदूंगा, प्लस और एक कलम मैं y रुपए की खरीद रहा था तो 5 कलम कितने की खरीदूंगा? मैं 5y की खरीदूंगा। कितने खरीदूंगा भैया? 5y की खरीदूंगा। अच्छा, और टोटल कितने रुपए दे रहा हूं मैं? 46 रुपए दे रहा हूं। टोटल कितने रुपए दे रहा हूं इनके? 46। इसे मान लो आप समीकरण नंबर 2। ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है? हमें बिंदु निकालने हैं। क्या निकालने हैं? बिंदु। समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से समीकरण लिख लेते हैं पहले हम पहली वाली। समीकरण है 5x प्लस 7y बराबर 50। मुझे बिंदु निकालने हैं। यहां से क्या निकालने हैं? बिंदु। x और y। अब देखो ध्यान से, सबसे शुरू में अगर मैं x बराबर 0 मानता हूं, x बराबर अगर मैंने 0 माना यहां, तो u वाली वैल्यू तो खत्म हो गई बिल्कुल। आपको सिखा दूं मैं, पहले ध्यान से, बहुत ही प्यार से पढ़ना, आप सीख जाओगे। देखो ध्यान से, बहुत सारी अब मैं कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा तुम्हें। सबसे पहले अगर मैं मान लो x बराबर 0 मानता हूं, अगर मैं यहां 0 मानू तो 5 गुणा 0 प्लस 7y बराबर 50। तो ये तो वैल्यू 0 हो गई हमारी। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 50/7। क्या 7 से 50 को भाग जा रही है पूरी पूरी? नहीं जा रही ना। तो हम क्या करेंगे, अब हम 0 नहीं मानेंगे, x का मान कुछ और मान के रख लेते हैं। चलो 1 मान के देख लेते हैं। अगर मैं 1 मानता हूं तो क्या हो जाएगा? 5 गुणा 1 प्लस 7y बराबर 50। तो 5 एकम 5 प्लस 7y बराबर 50। तो 7y बराबर कितना हो जाएगा? 50। 5 इधर प्लस का, उधर जाएगा माइनस का। और 7y बराबर 50 में से 5 गया 45। अब भी मैं 7 से 45 को काटूंगा तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, यानी कि हम x का मान 1 भी नहीं मान सकते। तो क्या माने? अब हम x बराबर 2 मान कर देख लेते हैं।
अगर मैं x का मान 2 मानूं तो यहाँ 2 हो जाएगा और 2 पंजे 10, 10 प्लस 7y बराबर 50 हो जाएगा। और 7y बराबर कितना हो जाएगा, 10 इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस, 50 में से 10 गया 40, तब भी हमारा 7 से 40 नहीं कटेगा, पूरा पूरा नहीं कट रहा ना। तो हम x का मान आपका 2 भी नहीं मान सकते, 3 मान के देख लेते हैं। 3 पंजे 15, अगर मैं यहाँ x का मान 3 मानूं तो 5 गुणा 3 प्लस 7y बराबर 50, 5 दिया 15 प्लस 7y बराबर 50, 15 इधर प्लस का उधर जाएगा, हो जाएगा माइनस का, तो 7y बराबर कितना बचा 35 और 7 पंजे 35। तो हम मान सकते हैं कितना, हम मान सकते हैं 3। तो भैया x बराबर मान लिया हमने 3, और जब मैं x बराबर 3 मान रहा हूं तो y की वैल्यू कितनी आई, 5 आई। कितनी आई भैया, 5 आई। यानी कि अगर आप इस वाली समीकरण में x की जगह 3 रखोगे और y की जगह 5 रखोगे तो यू समीकरण आपकी संतुलित हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। ठीक है, चलो अब y का मान के देखो, y की जगह हमें क्या मानना है। चलो अब अगर मैं y की जगह 0 मानता हूं तो ये वाली संख्या 0 हो जाएगी। जब ये 0 हो गई तो यहाँ बचा 5x और x बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर मान लो आप 0। अगर मैं y का बराबर 0 मानता हूं तो यहाँ इसे सोल्व कर रहा हूं मैं, यहाँ पे 5x प्लस 7 गुणा 0 बराबर 50, ये वाली तो संख्या 0 हो गई और 5 ढाई 50, तो x का मान कितना जाएगा भैया, 10 आ जाएगा। तो मैं कहूंगा कि बिंदु जो आ गए हमारे यहाँ, बिंदु आ गए 3,5 और कोमा 10,0। ठीक है जी, बात आ गई समझ में। चलो अब ले लो समीकरण नंबर 2, दूसरी वाली समीकरण ले लेते हैं। वो समीकरण है हमारी दूसरी समीकरण ये रही, 7x प्लस 5y बराबर 46। इसे x और इसे y मान। अच्छा देखो अब ध्यान से, अगर मैं y बराबर 0 मानता हूँ, y बराबर सॉरी x बराबर 0 मानता हूँ तो ये तो खत्म हो गया, बिल्कुल 0 बन गया। कितना बचा, 5y बराबर 46। अब भैया 5 से 46 नहीं कटता पूरा पूरा, तो हम 0 नहीं मानेंगे, तो 1 मान के देख लेते हैं। अब अगर मैं यहाँ 1 मान लेता हूँ, फिर वही वाली बात कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ। अगर मैं x का मान 1 मानता हूँ तो देखो ये हो जाएगा 7 गुणा 1 प्लस 5y बराबर 46। 7 कम 7, 7 इधर प्लस का उधर जाएगा, हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 5y बराबर 46 माइनस 7 और 5y बराबर 39। और भैया 39 हमारा 5 से नहीं कटता है, तो हम x की वैल्यू 1 भी नहीं मान सकते, तो 2 मान के देख लो। अब अगर मैं x की वैल्यू 2 मानता हूं तो क्या होगा, x गुणा 7 गुणा 2 प्लस 5y बराबर 46, 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा 5y बराबर 46 माइनस 14, तो भी 5y बराबर कितना बचा, 32 बचा। हमारा अब भी नहीं जा रहे भाग, 5 से भाग अभी भी नहीं जा रही ना 32 को, तो हम x की वैल्यू 2 भी नहीं मान सकते। अब 3 मान के देख लेते हैं। चलो x गुणा 3 प्लस 5y बराबर 46, तो 7 या 21 प्लस 5y बराबर 46, 21 इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो 5y बराबर 46 माइनस 21, तो 5y बराबर कितना बचा, 25 बचा। अब कट जाएगा 5 वहां, तो हम क्या करेंगे, x का मान रखेंगे 3। जब x का मान मैं 3 रख रहा हूं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। कितनी आ रही है भैया, 5 आ रही है। ठीक है, चलो अब y का मान रख कर देखो, y का मान चलो
अगर मैं y बराबर 0 मानूं तो ये सारी संख्या 0 हो जाएगी और 7x बराबर 46 बचेगा। 7 से 46 नहीं घटता, तो y का मान 2 रख कर देख लेते हैं। जब मैं 2 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, 7x प्लस 5 गुणा 2 बराबर 46। तो 7x प्लस 5 दूनी 10 बराबर 46। तो 7x बराबर 46 में से 10 जाएगा, क्योंकि 10 इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हमारा बचेगा 36। और 7 से 36 नहीं घटता, तो हम y का मान 2 भी नहीं रख सकते, 3 रख कर देख लेते हैं। 7x प्लस 5 गुणा 3 रख कर देख लो, यू तो हमारा नहीं आएगा, ठीक है, बराबर 46। तो 7x प्लस 5 दिया 15 बराबर 46। 15 इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो 7x बराबर 46 माइनस 15 और घटाएंगे तो हमारा आएगा 31। और 7 से हमारा 31 नहीं करता, तो ये भी हमारा नहीं होगा। अब 4 रख कर देख लो, 7x प्लस 5 गुणा 4 बराबर 46। तो 7x बराबर 5 चौक 20 बराबर 46। 46 में से 20 जाएगा, 26 बचेगा, और 26 7 से नहीं कटता, तो हमारा 4 भी नहीं आएगा। 5 रख के देख लेते हैं, 5 पंजे 25, और 25 में 46 में से 25 जाएगा तो 21 बचेगा। तो कितना रखा जा सकता है, 5 आ सकता है। 7x प्लस 5 गुणा, नहीं फिर तो यही वाली संख्या रिपीट हो गई भाई, हमें कुछ और लेना पड़ेगा ना। 5 से कुछ और देख लेते हैं, 6 रख कर देख लेते हैं। 6 से नहीं होगा, क्योंकि 5 और 3 से तो हम पहले ही कर चुके हैं, तो किसी और संख्या से देख लो। 6 से देख लेते हैं, 6 पंजे 30, 46 में 30 गया 16, 6 7 7 पंजे 35, 11 नहीं 7 8 8 पंजे 40, 6 बचेगा नहीं, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 एक नहीं, 10 पंजे 50 नहीं कटेगा, 11 पंजे 55 नहीं कटेगा, 12 पंजे 60 14, हाँ 12 रख सकते हैं। देखो 7x प्लस 5 गुणा 12 बराबर 46। तो 7x बराबर प्लस 12 पंजे 60 बराबर 46, और 7x बराबर हो जाएगा, इधर लेके जाऊंगा तो माइनस का बचेगा 14, और 7 दूनी 14। तो हम यहाँ रख सकते हैं 12, और यहाँ रख सकते हैं माइनस का 2, ठीक है। चलो बिंदु क्या आएंगे, अब बिंदु हमारे आएंगे यहाँ वाले बिंदु 3,5 और भैया माइनस के 2,12। जैसे ही आप इन बिंदुओं को इसमें रखोगे तो ये समीकरण संतुलित हो जाएगी। जब सही से रखेंगे, 7 दूनी 14 माइनस का 14, 12 पंजे 60, 46 बराबर 46, ठीक है। ये समझाने के लिए था, इतना उतारना नहीं है, ये समझाने के लिए था। कुछ बच्चों को सबसे ज्यादा समस्या यही आती है, तो मैंने इतनी डिटेल से बता दिया है आपको कि मुश्किल है किसी यूट्यूब चैनल पर आपको ये सब मिल जाए कि क्यों x कभी 0 होता है, कभी 2 होता है, कभी 3 होता है, कभी प्लस का होता है, कभी माइनस की कोई संख्या होती है। तो उसके पीछे का रीजन ये होता है, इस वजह से होते हैं, ठीक है। चलो अब हमारे पास जो बिंदु आए हैं, हमारे पास जो बिंदु बने हैं, टोटल चारों बिंदु वो बने हैं 3,5, 10,0, 3,5 और माइनस के 2,12। ये हमारे बिंदु बन के आए हैं, ठीक है। अब आ जाओ ग्राफ विधि से इसे हल करना। ग्राफ ये हमारा x अक्ष होता है, ये हमारा x डैश होता है, ये y और ये हमारा y डैश, ठीक है। ये हमारा 0 बिंदु। अब ये देखो हमारे पास जो संख्या है, जो मैक्सिमम अंक है 12। तो अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से लिखूं तो जल्दी से आएगा नहीं, तो मैं 2 2 के गैप से ही लिख लेता हूँ, ठीक है। 2 2 के गैप से हम कर लेते हैं। और अगर सारे भी लिखने हैं तो सारे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो मैं सारे लिख के दिखा देता हूँ। 1
दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11 और भैया 12। इधर भी लिख लेता हूँ मैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11 और ये हो गया हमारा 12। इधर ज़्यादा हो गया। चलो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11 और ये आपका 12। ठीक है, थोड़ा गौर से देखियो, वीडियो में दिख रहा होगा, बारीक बारीक लिखा, लेकिन दिख जाएगा। अगर आप जब आप वीडियो देखो करो ना, तो उसकी क्वालिटी बढ़ा लो करो। 720p या 1080 करके उसमें देखा करो, आपको सारे जो भी लिखा हुआ बोर्ड में सब साफ समझ चमकेगा। ऐसा है, पता नहीं, अभी मेरा नया नया सिस्टम है जो यूट्यूब पर आया हूँ मैं, तो अपलोड करने से पहले वीडियो क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है, लेकिन जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड कर देता हूँ, तो जैसे भी जो भी बच्चा वीडियो मेरी खोलेगा, तो ऑटोमेटिक वो 360p में खुल कर आ रही है, और 360 में थोड़ी बिलर चमक रहा है। आप उसकी क्वालिटी बढ़ा के 720p कर लिया करो या 1080, तो आपको जो भी बोर्ड पे बारीक से बारीक लिखा हुआ सब कुछ दिखाई देगा। ठीक है, हाँ, चलो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11 और ये आपका 12। ये हमारा जो होता है प्लस प्लस होता है, ये माइनस प्लस होता है, द्वितीय चतुर्थांश। तीसरा चतुर्थांश माइनस माइनस होता है, और चतुर्थ चतुर्थांश हमारा प्लस माइनस होता है। ठीक है, चलो सबसे पहले पे आ जाओ। सबसे पहला बिंदु है 3,5 और दोनों ही हमारे प्लस के हैं, और जब दोनों प्लस के हैं तो कहां बनेगा, इन दोनों पे बनेगा। ठीक है, और एक्स अक्ष पे कितना है 3 और वाई अक्ष पे कितना है 5। तो भैया एक्स अक्ष पे कितना है, एक्स अक्ष पे है 3 और वाई अक्ष पे कितना है, वाई अक्ष पे है 5। ठीक है, चलो अब दूसरे वाले बिंदु पर ध्यान दो। दूसरा वाला बिंदु कितना है, एक्स अक्ष पे है 10 और वाई अक्ष पे है 0। तो भैया एक्स अक्ष दोनों ही प्लस प्लस के ना, तो प्रथम चतुर्थांश में ही बनेगा। एक्स अक्ष पे कितना है 10 और वाई अक्ष पे है 0, कहीं नहीं जाना, यहीं के यहीं रहना है। ठीक है, चलो इनके बिंदु लिख लेते हैं। बिंदु हमारा यहाँ क्या था, ये था हमारा 10,0 है ना, ये वाला था हमारा 10,0 और 3.5, 3.5 हमारा यहाँ 3,5, फिर उसके बाद 3.5 और दूसरा था हमारा -2,12। -2,12 कहाँ आएगा, देखो यहाँ ऊपर जाएंगे तो लगभग हमारा यहाँ आएगा -2,12। ठीक है, बस यहीं से हमें आंसर मिल जाएगा। मिला दो इन्हें, मैं स्केल लेके आया हूँ। देखो अगर मैं इससे इसको मिलाऊंगा कुछ इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब इसको मिलाएंगे हम इससे, तो हमें ये देखना है कि दोनों लाइन जो हैं वो कहाँ मिली हैं आगे। दोनों लाइनें जो हैं वो मिली हैं हमारी 3.5 पर आगे। तो हम कह सकते हैं 3.5 का मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू तो है 3 और y की वैल्यू है 5। तो हम फाइनली कह सकते हैं, अतः एक पेंसिल का मूल्य एक
पेंसिल का मूल्य कितना माना था हमने x, और x का मान कितना आ गया 3। अतः एक कलम का मूल्य कितना माना हमने y, और y की वैल्यू कितनी आ गई 5। ये हमारे आंसर। ठीक है, आई होप सभी के समझ में आया होगा। इतनी बारीक तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है। ग्राफे विधि में सबसे ज्यादा बच्चों को समस्या आती है, लेकिन आज के बाद मैं कहूंगा कि आपको समस्या नहीं आएगी। ठीक है, एक बार 2 बार देख लेना वीडियो, उम्मीद करता हूँ सबके अच्छे से समझ में आएगी। और भैया अपना प्यार बनाए रखो और सपोर्ट करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ पाए। ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। ठीक है, धन्यवाद।